आजकल ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ बहुत ही अजीब चल रहा है। यूरोप, जो अमेरिका का सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी रहा है, वो फिलिस्तीन के मुद्दे पर अचानक से अपनी राय बदल रहा है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा कूटनीतिक रहस्य बनता जा रहा है। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। आखिर दशकों पुराना ये पश्चिमी गठबंधन अचानक से क्यों बिखरता हुआ दिख रहा है? क्या यूरोप सच में अमेरिका को चुनौती दे रहा है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसे कोई छोटी मोटी घटना समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की एक लहर सी चल पड़ी है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार इस लहर को हवा यूरोप दे रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के 193 में से 157 देश, मतलब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, अब फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर देखती है। इस वैश्विक लहर के सामने अमेरिका और इजराइल लगभग अकेले से पड़ गए हैं। और ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब हम देखते हैं कि ये देश हैं कौन। फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है। ये तो अमेरिका के सबसे करीबी, सबसे पक्के साथी माने जाते हैं। तो फिर अचानक ये सब क्यों? तो जो सबसे पहला और सीधा जवाब दिमाग में आता है वो ये है कि भाई यूरोप अब अमेरिका और इजराइल की सालों पुरानी नीतियों को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। तो क्या ये अमेरिकी दबदबे के खत्म होने की आहट है? मतलब जब ईयू की चीफ खुद अमेरिकी इजरायली प्लान के ठीक उलट गाजा को फिर से बनाने की बात करती हैं, तो ऐसा सोचना तो बनता ही है। ऐसा लगता है जैसे यूरोप और अमेरिका के रास्ते अब अलग अलग हो रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये पूरी कहानी अमेरिका के बारे में हो ही ना? क्या हो अगर असली वजह वॉशिंगटन या तेल अवीव में नहीं, बल्कि खुद यूरोप के अंदर ही कहीं छिपी हो? एक ऐसा घरेलू संकट जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। तो आखिर असली जड़ है क्या? मजे की बात यह है कि यूरोप की जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, वही आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, और वो है मानवाधिकार। उसकी आदर्शवादी नीतियों ने एक ऐसा संकट पैदा कर दिया है जो अब उसके वजूद पर ही सवाल उठा रहा है। देखिए, पूरी दुनिया में यूरोप की एक खास इमेज बनी हुई है। एक ऐसी जगह जहां लोकतंत्र है, इंसानी अधिकारों की कद्र है और जिंदगी की क्वालिटी बेहतरीन है। फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये तो दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिने जाते हैं, और यही इमेज यूरोप को एक तरह से दुनिया भर के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना देती है। और यही इमेज, यही प्रतिष्ठा एक चुंबक की तरह काम करती है। ये सिर्फ टैलेंटेड लोगों और टूरिस्ट्स को ही नहीं खींचती, बल्कि उन लाखों लोगों को भी अपनी ओर खींचती है जो युद्ध और तबाही से भागकर बस एक महफूज छत की तलाश में है। और ये लोग यूरोप पहुंच भी रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में। अकेले जर्मनी का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसने यूक्रेन से आए 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को पनाह दी है। और ये तो सिर्फ एक देश का आंकड़ा है। जर्मनी, तुर्की, पोलैंड, इन देशों पर शरणार्थियों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि इसका गाजा से क्या लेना देना? मतलब गाजा का संकट सीधी यूरोप का संकट कैसे बन जाता है? इसका जवाब एक रिफ्यूजी फनल में छिपा है। एक ऐसा फनल जो लोगों को सीधा यूरोप के दरवाजे पर लाकर छोड़ देता है। यहाँ एक बहुत ही वाजिब सवाल मन में आता है, वो ये कि फिलिस्तीन के जो पड़ोसी अरब देश हैं, जैसे मिस्र और जॉर्डन, वो अपने ही अरब और मुस्लिम भाइयों को शरण क्यों नहीं देते? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो है उनका कड़वा इतिहास। देखिए, पहले जब इन देशों ने फिलिस्तीनियों को पनाह दी थी, तो इजराइल ने ये आरोप लगाकर उन पर हमला कर दिया था कि उनकी ज़मीन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ हो रहा है। उस बुरे अनुभव के बाद अब कोई भी अरब देश दोबारा ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं है। तो सोचिए, जब पड़ोस के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो गाजा से भागने वालों के पास आखिर क्या रास्ता बचता है? सिर्फ एक, यूरोप। और बस इसी तरह मिडिल ईस्ट का एक संकट सीधे सीधे यूरोप का एक घरेलू संकट बन जाता है। तो अब जाकर पूरी तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। यूरोप का फिलिस्तीन पर ये जो बदला हुआ रुख है, ये कोई आदर्शवाद या महानता नहीं है। ये अपने अस्तित्व को बचाने की एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक सोची समझी रणनीति है। देखिए, शरणार्थियों का ये जो फ्लो है, वो यूरोप की अर्थव्यवस्था पे बहुत भारी पड़ रहा है।
यूके में महंगाई G7 देशों में सबसे ज्यादा है। जर्मनी की आर्थिक ग्रोथ धीमी पड़ गई है और फ्रांस तो दिवालिया होने के खतरे के करीब पहुंच रहा है। सीधी सी बात है, इन देशों के जो रिसोर्सेज हैं वो अब जवाब दे रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब अमेरिकी नेता भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यूरोप अपनी इमिग्रेशन नीतियों की वजह से सभ्यतागत आत्महत्या कर रहा है। तो फिर यूरोप की स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल, प्रॉब्लम की जड़ पर काम करो। शरणार्थियों के आने का इंतजार करने के बजाय उनके आने की वजह को ही खत्म कर दो। लॉजिक ये है कि अगर गाजा में शांति होगी, लोगों का अपना एक देश होगा, तो वो अपना घर छोड़ के यूरोप क्यों भागेंगे? इसीलिए फिलिस्तीन को मान्यता दो, गाजा के पुनर्निर्माण में मदद करो, ताकि ये रिफ्यूजी प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाए। तो बात साफ है, यूरोप का ये कदम असल में अमेरिका को चुनौती देने के लिए नहीं है। ये खुद को उस संकट से बचाने के लिए है जो अनजाने में उसी ने अपने लिए खड़ा कर लिया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक नए आत्मनिर्भर यूरोप की शुरुआत है जो अपने फैसले खुद ले रहा है, या फिर ये अपने ही बनाए आदर्शों के बोझ तले दबे एक महाद्वीप का आखिरी हताश दांव है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।